हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये मॉन्स्टर वाला फ़ोटो आजकल इंटरनेट पे काफ़ी वायरल है। इस इमेज को इस साल के निकॉन फ़ोटो कंपटीशन में पेश किया गया था, जहां इसने सबके होश उड़ा दिए और एक विनिंग प्राइज़ भी जीता। ये एक चींटी का फेस है जिसे माइक्रोस्कोप में 5 गुना ज़्यादा बढ़ा के दिखाया गया है। चींटियों के बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इंटरेस्टिंग भी हैं और टेरिफाइंग भी हैं। वो सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। पूरी धरती पर चींटियों की लगभग 22,000 प्रजातियां मौजूद हैं। ये अंटार्कटिका को छोड़ के हर कॉन्टिनेंट में पाई जाती हैं। धरती पर जितनी संख्या इंसानों की है उससे 10 लाख गुना ज़्यादा संख्या चींटियों की है, यानी कि हर इंसान पर 10 लाख चींटियाँ मौजूद हैं। चींटियों की अपनी कॉलोनीज़ और सोसाइटीज़ होती हैं जिनमें काम करने के लिए मज़दूर भी होते हैं। कुछ मज़दूर चींटियाँ खाना ढूंढने का काम करती हैं, कुछ रानी चींटी की देखभाल करती हैं, तो कुछ बच्चों का पालन पोषण करती हैं और कुछ चींटियाँ कॉलोनी को दुश्मनों से भी बचाती हैं। चींटियों की सोसाइटीज़ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एबिलिटी रखती हैं, बिल्कुल ह्यूमन सोसाइटीज़ की तरह। एक चींटी के सर में कई सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। इसमें 2 कंपाउंड आइज़ होती हैं जो बहुत सारे छोटे छोटे लेंसेज से मिलकर बनी होती हैं, और सर के बीचों बीच 3 सिंपल आइज़ होती हैं जो लाइट का लेवल और पोलराइजेशन को डिटेक्ट करती हैं। लेकिन इनसे चींटियों को कोई हाई रेजोल्यूशन इमेज नहीं मिलती। इनकी आईसाइट धुंधली होती है। लेकिन कुछ स्पीशीज़ ऐसी भी हैं जिनके पास बहुत अच्छी आईसाइट है। ऑस्ट्रेलिया की बुलडॉग एंट ऐसी ही प्रजाति है। ये चींटी 1 मीटर दूर किसी ऑब्जेक्ट का साइज़ और डिस्टेंस का पता लगा लेती है। चींटियों का साइज़ 0.0 से लेके 2 इंच तक हो सकता है। ये ज़्यादातर लाल या काले रंग की होती हैं, मगर कुछ प्रजातियाँ हरे रंग की भी होती हैं। एंट कॉलोनीज़ कई सालों तक ज़िंदा रह सकती हैं। रानी चींटी की उम्र 30 साल तक हो सकती है, जबकि मेल चींटी की उम्र सिर्फ कुछ हफ्तों की ही होती है। कॉलोनी में वर्कर्स फीमेल चींटियाँ ही होती हैं। चींटियाँ एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए फेरोमोन, साउंड और टच का इस्तेमाल करती हैं। फेरोमोन्स एक तरह का केमिकल है जिसे चींटियाँ सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए रिलीज़ करती हैं। खाने की खोज में जब किसी चींटी को खाना मिल जाता है, तब वो कॉलोनी वापस जाते वक्त फेरोमोन रिलीज़ करते हुए एक ट्रेल बनाती है। कॉलोनी की बाकी चींटियाँ इसी ट्रेल को फॉलो करते हुए खाने तक पहुंच जाती हैं। जब भी ज़रूरत पड़ती है तब चींटियाँ ऐसी ही ट्रेल बनाती हैं ताकि रास्ता न भटक जाए, और कभी अगर ट्रेल में कोई रुकावट आ जाए तो चींटियाँ नया रास्ता ढूंढ लेती हैं। इसके अलावा मरती हुई चींटी एक अलार्म फेरोमोन रिलीज़ करती है, जिससे बाकी की चींटियाँ अलर्ट हो जाती हैं और अटैक करने के लिए तैयार हो जाती हैं। इससे दूर की चींटियाँ भी अट्रैक्ट होती हैं। कई एंट स्पीशीज़ तो प्रोपेगेंडा फेरोमोन रिलीज़ करती हैं, जिसकी वजह से उनकी दुश्मन चींटियाँ कंफ्यूज हो जाती हैं और आपस में ही लड़ने लगती हैं। आप जानते हैं कि चींटियाँ काटती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चींटियाँ डंक भी मारती हैं? बुलेट एंट्स का डंक किसी भी डंक से सबसे ज़्यादा दर्दनाक होता है। वहीं जैक जंपर एंट्स का डंक जानलेवा होता है, इसीलिए इसका एंटी वेनम भी डेवलप करना पड़ा। धरती पर कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर चींटियों को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। वहाँ पर चींटियों ने अपने आप को इवॉल्व कर लिया है। ये चींटियाँ अपना खाना कॉलोनी में ही तैयार कर लेती हैं। ये चींटियाँ एक तरह का फंगस खाती हैं जो उनकी ही कॉलोनी में ग्रो होता है। चींटियाँ लगातार ऐसे पत्ते इकट्ठे करती रहती हैं जो फंगस को ग्रो होने में हेल्प करते हैं। चींटियाँ इन पत्तों को पीसेस में कट करके फंगस गार्डन में रख देती हैं, जहाँ फंगस अच्छे से ग्रो हो पाता है। और तो और चींटियों के बॉडी पे एक एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करने वाला बैक्टीरिया होता है जो उन बैक्टीरिया को मारता है जो फंगस के लिए हार्मफुल हैं। कई एंट स्पीशीज़ ऐसी भी होती हैं जो खुद से सर्वाइव नहीं कर पाती। उन्हें अपने काम करने के लिए गुलाम चाहिए होते हैं, और गुलामों के लिए ये चींटियाँ पड़ोस की कॉलोनी पर हमला कर देती हैं। इन चींटियों को स्लेव रेडिंग एंट्स कहा जाता है। इसका एक एग्जाम्पल है अमेज़न एंट्स। स्लेव रेडिंग एंट्स को अपने वर्कर्स को पीरियडिकली रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये पड़ोस की कॉलोनी पर रेड कर देती हैं। ये सब ये पूरी प्लानिंग के साथ करती हैं। पहले तो कुछ चींटियाँ, जिन्हें स्काउट्स कहते हैं, ऐसी कॉलोनी को ढूंढते हैं जिस पर हमला किया जा सके। जब उन्हें ऐसी कॉलोनी मिल जाती है तो वो अपनी कॉलोनी में वापस आकर अपने साथियों को रेड के लिए तैयार करते हैं। फिर ये चींटियाँ टारगेटेड कॉलोनी पर पहुँचकर हमला कर देती हैं। होस्ट कॉलोनी के वर्कर्स अचानक हुए हमले से अलार्मिंग सिचुएशन में आ जाते हैं, इसलिए या तो वो फाइट करते हैं या फिर भाग जाते हैं। जो फाइट करते हैं वो अक्सर हार जाते हैं। इसके बाद स्लेव रेडिंग एंट्स उस कॉलोनी के नासमझ बच्चों को किडनैप करके अपनी कॉलोनी में ले आते हैं। जितने हो सके ये उतने बच्चों को किडनैप कर लेते हैं। किडनैप्ड बच्चे जब अडल्ट हो जाते हैं तब वो स्लेव रेडिंग एंट्स की तरह ही बिहेव करते हैं। वो वर्कर्स वाले सारे काम करते हैं, कॉलोनी को बाहरी चींटियों से बचाते हैं और दूसरी कॉलोनीज पर रेड मारने भी जाते हैं, चाहे वो उनकी ओरिजिनल कॉलोनी ही क्यों ना हो, क्योंकि उनका ब्रेन वॉश हो चुका होता है।
लेकिन कई केसेस में ये अडल्ट बगावत भी कर देते हैं। ये स्लेव मेकिंग एंड्स के बहुत सारे प्यूपा यानी कि बच्चों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे आसपास की कॉलोनी पर हमले का रिस्क कम हो जाता है। इससे उनकी अपनी नेटिव कॉलोनी भी सुरक्षित हो जाती है। अब आप सोच सकते हैं कि ये चींटियां अगर बिल्ली के साइज की भी होती तो हम इंसानों का क्या हाल करती। इनकी कॉलोनी एक सुपर ऑर्गेनिज्म की तरह काम करती है, जिसके पास दिमाग है और हाथ पैर भी। चींटियों के ये फैक्ट्स आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ एक लाइक दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आप मिस ना कर दें। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।